स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं कुछ और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 5.2। ये इस चैप्टर के ऊपर मेरा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इसकी जो भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज की रह जाएगी वो मैं पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेज दूंगा और फिर मैं नेक्स्ट इसके बाद कल के बाद नेक्स्ट चैप्टर में शुरू कराऊंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट देते हैं, प्रूव दैट xz equal to xy plus eta y is everywhere continuous but not analytic। वो कहता है ये हर जगह continuous है लेकिन ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो अगर जब कॉन्टिन्यूटी और एनालिटिसिटी दोनों पूछी है, फंक्शन को क्या कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी और के साथ क्या एनालिटिसिटी भी पूछी हुई है साथ, तो तब आपने क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं करना है। कैसे करना है, जो गिवन फंक्शन कैसे x इक्वल टू x प्लस आइटा y है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट हमारे पास उसको u मान लेना, इमेजिनरी पार्ट को आपने क्या मान लेना, v मान लेना है। तो ये उसके बाद इसको चेक करना, अगर ये वाली जो वैल्यू है अगर ये पोलिनोमियल की फॉर्म में है, अगर ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनी हुई है तो ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन डिग्री 2 है, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। और ये अगर ये दोनों ही पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 या 2 या ये दोनों ही पोलिनोमियल है तो सीधा आप लिख देना द गिवन टू फंक्शन u and v दे आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जो भी हमें डोमेन दे रखा है, जिस पे भी हमने इसको फंक्शन को डिफाइन किया है, उसमें हर पॉइंट पे हर जगह पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कब आपने लिखना है, जब कॉन्टिन्यूटी के साथ लिखा हुआ है एनालिटिक या डिफरेंशिएबिलिटी ये पूछी हुई है। अगर अकेला कॉन्टिन्यूटी का है तो फिर आपको कॉन्टिन्यूटी को उसका जो आंसर है उसको डिटेल में आपको बताना होगा। अब मेन जो पार्ट है इसका है, मेन है हमने इस फंक्शन को एनालिटिक कैसे प्रूव करना है, कैसे चेक करना है ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं टू चेक द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन। ये ध्यान देना आप, इस चैप्टर में नेसेसरी कंडीशन भी थी, इस चैप्टर में एक सफिशिएंट कंडीशंस है, और सफिशिएंट कंडीशन के जो पार्ट है आप समझ लेना। जो गिवन फंक्शन है वो कब एनालिटिक होगा, उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए हमें, 4 पार्शियल डेरिवेटिव कर्ली u by कर्ली x, कर्ली u by कर्ली y, कर्ली v by कर्ली x एंड कर्ली v by कर्ली y, ये तो ये एग्जिस्ट होने चाहिए। जैसे जब हम इसके डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू वो फाइनाइट आनी चाहिए, कोई वैल्यू वो उस पर्टिकुलर जो डोमेन है जिस पे डिफाइन किया है फंक्शन है उसमें हर पॉइंट्स पे फंक्शन पे किया ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए। दूसरा जो पार्ट है, ये चारों जो वैल्यूज हैं वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ये ध्यान देना। ये अलग कंडीशन है, ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो क्या होने चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ये तो पहली कंडीशन हुई। सेकंड क्या है, अगर ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूअस है तब वो CR इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे। और इक्वेशन कौन सी है, कर्ली u by कर्ली x इक्वल टू कर्ली v by कर्ली y एंड कर्ली u by कर्ली y इक्वल टू माइनस कर्ली v by कर्ली x। तो जब भी हमें किसी फंक्शन को प्रूव करना है वो एनालिटिक नहीं है तो उसके लिए सबसे जो पहले बेसिक कंडीशन है इसके ऊपर आपने आना है। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हमें प्रूव करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसके लिए ये मेथड सबसे आसान है, इसको आपने अप्लाई करना है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे u क्या है, xy, तो कर्ली u अपॉन कर्ली x, ये तो y आया, कर्ली u अपॉन कर्ली y, ये x, v की वैल्यू क्या है, v इक्वल टू y, कर्ली v अपॉन कर्ली x, ये तो 0 आया यहाँ पे, तो ये तो y का फंक्शन है, और कर्ली v अपॉन कर्ली y, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1। अब ये कंडीशन आपने चेक करनी है। अगर दोनों कंडीशन में एक भी फाल्टी आ जाती है, एक भी नॉट सेटिस्फाई होती है, तो बस आपने वही रोक देना है, बस लिखना होगा CR इक्वेशंस ये सेटिस्फाई नहीं है, therefore the given function is not analytic। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन है कर्ली u by कर्ली x, किसके बराबर है, कर्ली u by x, ये तो y है, और कर्ली v by कर्ली y इक्वल टू 1 है, तो ये तो
y हर बार थोड़ा y11 होगा, तो ये तो जनरली ट्रू नहीं है। तो पहला कर्ली u बाई कर्ली x इज नॉट इक्वल टू कर्ली v बाई कर्ली y है। फिर कर्ली u बाई कर्ली y चेक करो, कर्ली u बाई कर्ली y क्या है, इक्वल टू x है, और यहाँ पे कर्ली v बाई कर्ली x कितना है, कर्ली v इक्वल टू 0, तो ये भी साइड बराबर नहीं आते उसमें है। इसका मीनिंग क्या होगा, CR equations are not satisfied here, therefore given function is not analytic। फिर मैं बेटा रिपीट कर रहा हूँ उसमें, जब हमें ये प्रूव करना है given function is not differentiable और given function is not analytic, ऐसा कुछ आता है, तो उसके लिए आपने डिटेल में नहीं जाना है। आपने क्या करना होगा उसमें, जनरल केस में आप CR इक्वेशंस को लो, उसको चेक करके दो, तो उसमें क्या होगा, उसमें दोनों में कोई एक इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वही इक्वेशन खत्म हो जाता है उसमें है। हाँ, किसी अगर पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो वो बहुत सारे पहले क्वेश्चन एग्जांपल में मैंने ऑलरेडी उसको डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसी तरह का एग्जांपल नंबर 11 में है आपकी बुक में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z द फंक्शन z इक्वल टू e की पावर माइनस v cos u प्लस आइटा sin u ceases to be analytic। क्या लिखा हुआ है, ceases to be analytic। तो इसकी कंडीशन क्या है, अगर कोई फंक्शन w इक्वल टू fz, फंक्शन क्या है w इक्वल टू fz इज ceases to be analytic, that is dz upon dw इक्वल टू आपने 0 कोट करना है। अब आते हैं इसमें, गिवन क्या है, यू हैव गिवन z इक्वल टू e की पावर माइनस v इंटू e की, देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है ना, यहाँ पे गिवन है cos u प्लस आइटा sin u, तो इसको हम कोट कर सकते हैं cos u प्लस आइटा sin u, इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस आइटा u। क्या लिख सकते हैं इसको, e की पावर माइनस e की पावर आइटा u, अगर यहाँ माइनस आएगा तो ये e की पावर माइनस आइटा u जो हम कोट करते हैं। तो ये हमने चेंज कर दिया है cos u प्लस आइटा sin को e की पावर आइटा u। 20 बराबर है तो पावर को ऐड कर दो, e की पावर माइनस v प्लस आइटा u। लेकिन हमें इसको u प्लस आइटा v की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाना है हमने, u प्लस आइटा v। तो देखिए आप स्टूडेंट, आपको मालूम है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसका मतलब -1 की जगह हम आइटा स्क्वायर भी रख सकते हैं। -1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, आइटा स्क्वायर। तो ये माइनस है ना, तो इस माइनस की जगह आपने क्या कोट करना है, e की पावर आइटा स्क्वायर। क्या कोट करना है, e की पावर आइटा स्क्वायर v प्लस आइटा u। तो अब इन दोनों में ये जो दो टर्म्स है ना, इन दोनों में आइटा कॉमन लो, तो पहले u लिख दो, ये रियल पार्ट बनता है, ये इमेजिनरी पार्ट बनता है। एक मिनट में रिपीट कर दूं, यहाँ पे वैल्यू है e की पावर माइनस v प्लस आइटा u। हम किसी तरह इसको u प्लस आइटा भी लेना चाहते हैं, तो हमें मालूम है आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, या -1 की जगह हम आइटा स्क्वायर कोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या है, माइनस की जगह पुट कर दो आइटा स्क्वायर, इन दोनों में आइटा कॉमन लो, ये आएगा u प्लस आइटा v, e की पावर आइटा u प्लस आइटा v। तो आप ध्यान देना, आपने u प्लस आइटा v को आपने पुट करना है w, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन है ना, a function is ceases to be analytic if dz upon dw equal to, इसका यूज हमें करना है। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हुआ z इक्वल टू e की पावर आइटा w। तो अब हमें किसी तरह dz upon dw निकालना है, तो आप क्या करिए, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो, इज मॉड है log z, और यहाँ पे log e की आइटा w, log और ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस बिकम आइटा w। तो दिस इंप्लाइज आइटा w इक्वल टू log z। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू z, आइटा dw अपॉन dz इक्वल टू 1/z। dw by dz क्या आएगा, आइटा को यहाँ पे पुट कर दो z आइटा, और इसका रिवर्स ले लो dz अपॉन dw इक्वल टू z आइटा, और यहाँ पे आप इसको पुट कर दो इक्वल टू 0। क्यों पुट करना इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन है ए फंक्शन w इक्वल टू fz
is ceases to be analytic if dz upon dw equal to 0। तो वो आप पहले भी आप इसमें यहाँ पे हमने क्या निकाला था dw by dz, तो आप dz upon dw भी वहाँ से सोल्व कर लेते इसमें। तो dzw equal to dz upon dw equal to 0, this implies z iota equal to 0। लेकिन आइटा जो आइटा है ना वो 0 तो नहीं आता, हमें पता है आइटा क्या होता है, रूट ऑफ -1। तो आइटा तो 0 नहीं है, लेकिन इसको तो 0 होना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो z आइटा इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखना होगा बट आइटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो कैसा आंसर आया, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z द फंक्शन z इक्वल टू दिस ceases to be analytic। तो कौन सी कंडीशन है, when z equal to 0 given function is ceases to be analytic। अब एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ऊपर करते हैं, उसमें अब इस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। if fz equal to x3y into y minus iota x upon x6 plus y square, z is not equal to 0 कंडीशन है, एंड x0 equal to 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब z नॉट इक्वल टू 0 ये फंक्शन की वैल्यू है, और जब z इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू का इक्वल टू 0 है। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, fz को इक्वल टू दिस व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 व्हेन z इक्वल टू 0। लेकिन कंडीशन क्या है, fz minus f0 upon z tends to 0 as z tends to 0 along any radius vector। कहते ये tends to 0 आएगी जब हम along रेडियस वेक्टर कोट करें, बट नॉट एज z टेंड्स टू 0 इन एनी मैनर। ऐसा नहीं है, अगर हम कोई और भी पाथ लेंगे तो तब भी इसकी लिमिट क्या है, वो टेंड्स टू 0, वो हमें प्रूव करना है। तो जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी में करते थे बिल्कुल वैसे ही हमें लेना इसमें fz minus f0 अपॉन, इसको z minus 0 कर दो थोड़ा आसानी रह जाएगी इसमें, अपॉन z minus 0। 0 मीन 0 मीन क्या है, व्हेन ये है तो ये z की वैल्यू है, z जब ये 0 होगा तो इसका x भी 0 y भी 0, ये 0 आएगा। तो fz की ये वैल्यू यहाँ पे जब हम लिमिट कोट करेंगे ना, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 है, तो ये z नॉट इक्वल टू 0 की वैल्यू आपने पुट करनी है। ये वैल्यू है 0 के फंक्शन की वैल्यू 0 है, -0 कर दिया, अपॉन z क्या है, x प्लस आइटा y। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये है y माइनस आइटा x, ये है x प्लस आइटा, इनको हमें कैंसिल करना है। तो कैंसिल करना है तो यहाँ से क्या, आप क्या करना, आइटा स्क्वायर तो -1 होता है और माइनस आइटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आपने 1 की जगह ना, इसको y को लिखना 1 into y, और 1 की जगह माइनस आइटा स्क्वायर कोट करना। अब इन दोनों में माइनस आइटा कॉमन आएगा, तो न्यूमरेटर बनेगा माइनस आइटा x रेज़ टू पावर 3 into y into x प्लस आइटा y, ये वैल्यू बनेगी। और डिनोमिनेटर में क्या है, x की 6 प्लस y की 2 x प्लस आइटा y, और यहाँ पे x प्लस आइटा y, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, fz माइनस f0 और z माइनस 0 की वैल्यू ये आ रही माइनस आइटा x की 3y अपॉन x की 6 प्लस y स्क्वायर। तो लेट z टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ y को टाइम में जो कोट करते हैं, इसी को हम रेडियस वेक्टर भी इसी को कोट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम y इक्वल टू mx पुट कर रहे हैं ना, तो y आपने क्या करना है, क्या जब y है फंक्शन में वहाँ mx पुट कर दो, इसलिए हम अब इसमें y तो है नहीं, तो अकेली लिमिट रहेगी x टेंड्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देना, ये बचेगी, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0, ये 0 प्लस m स्क्वायर, 0 अपॉन m स्क्वायर क्या आएगा, दैट्स इक्वल टू 0। तो पहले वाला केस क्या है, इसमें ये जो फंक्शन ये दे रखा है ना fz minus f0 z upon z tends to 0 as z tends to, ये इसकी आंसर 0। तो यहाँ देखिए इसका आंसर कैसा आया, ये 0 आ गया when z tends to 0 along रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर हमने कैसे कर देना है, y equal to mx। अब हमें एक और ऐसा कोई केस हमें यहाँ शो करना है जो ये लिमिट टेंड्स टू 0 ना आए, तो आप अपनी तरफ से इस तरह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा कोई ना कोई कर्व आपने लेना है। ये कर्व से हमारे पास एक नॉन जीरो वैल्यू आती है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब हम लेते हैं। तो आपने पुट करना है यहाँ पे, जहाँ पे y है
वहाँ पे x रेज टू पावर 3, y क्या है x रेज टू पावर 3। तो ये हम इस तरह मैनेज करते हैं। ये रिलेशन क्या है, y है या x की 3 है या y है y स्क्वायर है तो ये x की 6 बनता है। तो वो रिलेशन को एक दो क्वेश्चन भी ऐसे हैं जिसमें में इस तरह हम कोड करते हैं। तो y इक्वल टू x की 3 हमने कोड किया है। अगर ये हम कोड करते हैं तो वैल्यू कैसे आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस आइटा x की 3 x की 6 x की 6 दिस बिकम 2x की 6 x रेज़ टू पावर 6 को x की पावर 6 से कैंसिल कर देना और फिर यहाँ क्या बचेगा आइटा की 2 और लिमिट z टेंड्स टू 0। तो आंसर कैसा आया माइनस आइटा अपॉन 2। तो फाइनाइट वैल्यू इसमें फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास आ गई इसमें है। ये जीरो है ये जीरो नहीं है, यही हमें प्रूव करना था उसमें। ये टेंड्स टू 0 एट z टेंड्स टू 0 along any radius vector but not as z tends to 0 in any manner। ऐसा नहीं अगर हम कोई और पाथ लें कोई और वे लें तो उसमें भी हमारे पास वैल्यू क्या आई, वो वैल्यू टेंड्स टू 0। तो अब स्टूडेंट इसमें ना बार बार जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने के यहाँ लिखते हैं along any path, तो उसका मीनिंग क्या है। जब हम रियल लाइन लेते हैं ये रियल लाइन है तब तो हमें पाथ मालूम है, इसमें हम मूव करते हैं। लेकिन हम तो यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन उसको डिफाइन कर रहे हैं। उसमें तो दो वैल्यू आती है, उसमें एक हमारे पास x आता है एक y आता है। तो जब हम लेते हैं ना along any path, एक ये पॉइंट है z, एक पॉइंट b है z0, हमें इसको अप्रोच करना है। तो along any path मीन क्या है, हम सीधा ये पाथ भी यूज कर सकते हैं, हम इस तरह भी आ सकते हैं, हम इस तरह भी पाथ यूज कर सकते हैं, हम कोई और पाथ भी यूज कर सकते हैं, कोई और कर्व भी यूज कर सकते हैं, हम इस तरह भी पहुंच सकते हैं इधर जाके और जाके फिर हम इस तरह पहुंच पाए। तो अलग अलग पाथ इसके हैं। जब अलॉन्ग एनी पाथ है तो ये कर्व कोई अलग बनेगा, ये कर्व कोई अलग बनेगा, ये कर्व अलग बनेगा, इस तरह के जो कर्व की अलग इक्वेशन होगी इसकी अलग इक्वेशंस होंगी। तो हमें दो तीन इस तरह के पाथ लेके उसमें जब आंसर निकालते हैं, अगर वो आंसर सेम आते हैं तो तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबिलिटी के यूज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर था। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू।